नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक। कोरोना के बीच देश में एक और नई आफत ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू। देश के 9 राज्य पहले ही बर्ड फ्लू की चपेट में आए हैं और अब लगातार जिस तरीके से खतरा मंडराता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश प्रशासन ने दिया है। यहां भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। फिलहाल कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने बाड़े के पक्षियों को भी मारने के आदेश चिड़ियाघर प्रशासन को दिए हैं। 2 दिनों में यहां 10 पक्षियों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए। हालांकि अभी तक इंसानों में बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री व्यापारियों को हो रहा है। साल 2004 से बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद अब तक देश में 24 बार बर्ड फ्लू फैला है। आखिरी बार साल 2016 में दिल्ली, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश के पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। ऐसे में सवाल यह है कि बर्ड फ्लू से इंसानों को कितना खतरा है और क्या यह पक्षियों से इंसानों को भी हो सकता है। आज की बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ इसी मुद्दे पर। तो ऐसे में सवाल तमाम सारे हैं कि क्या पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है बर्ड फ्लू? क्या बर्ड फ्लू बाहर से आए पक्षियों से फैला है? सवाल यह भी है, क्या अंडे और चिकन खाने से फैलता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू से पोल्ट्री व्यापारियों को कितना खतरा है और बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए कैसी आगे रणनीति हो? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हर शख्स के जहन में उत्सुकता है। तो आज भी हमने कुछ ऐसा पैनल बुलाया हेल्दी, जिससे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। लेकिन पहले समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत कहां कहां है। केरल के बाद 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का लगातार खौफ। एमपी राजस्थान में सैकड़ों कौवों की मौत हुई। कानपुर में भी दर्जनों कौवों की मौत हुई है। तो संक्रमित इलाकों में पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। चिड़ियाघर प्रबंधनों को दिए गए हैं निर्देश और साथ ही साथ जू में पक्षी बाणों की सैर पर रोक लगी है। वन्य जीवों की खुराक से जो अंडे हैं वो चिकन फिलहाल हट चुका है पूरी तरीके से। तो ये है बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है और ये है क्या? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास सिंह जी हैं स्टूडियो में, जो कि वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ नवाब अली अकबर जी भी हमारे साथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूपी पोल्ट्री कॉमर्स एसोसिएशन के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले डॉक्टर विकास जी, मैं सबसे पहले आप जो कि लगातार इतने बड़े प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन में वहां पर देखते हैं किस तरीके से नवाब वाजिद अली शाह में वहां पर पक्षियों की देखभाल किस तरीके से करते हैं, तो कोरोना के बीच देश में एक और नई आफत में दस्तक दे दी है, जिसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू। जब हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो फैला है, बचाव कर सकते हैं हम लोग एक लेमैन के तौर पर, लेकिन आप उस चीज को समझ रहे हैं? जरा सा आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों को सबसे पहले जरा बताइए। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक लिया है आज के पैनल पे। देखिए, बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, इसका वायरस का नाम है H5N1। ये एक तरीके से जो पानी की चिड़िया या पानी में जो पाए जाने पक्षी हैं, जनरली ये उन्हीं में पाया जाता है। हाँ, अगर उस पानी के पक्षी में जो कि ये बर्ड फ्लू वायरस जिसको हम कहते हैं, अगर वो वहां से किसी भी नई पोल्ट्री जैसे मुर्गियों में या बत्तखों के द्वारा अगर उनके में संक्रमित हो जाए, तो ये बर्ड फ्लू सारे के सारे चिड़ियों और पक्षियों में फैलता है।
इसमें बहुत घबराने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित और रोकथाम अगर किया जाए तो इसमें कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं जी। सबसे पहली चीज जो जैसे कि चिड़ियाघर प्रशासन और पशुपालन विभाग दोनों एक साथ युद्ध स्तर पे कार्यक्रम चला रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन ये कर रहा है आजकल कि अपना जो भी उनका पक्षी विहार है, जो भी पक्षियों का उनका सेक्शन है, वहां पे आम जनता के लिए आना जाना रोक दिया गया है। सिर्फ इसलिए रोका गया है ताकि बाहरी कोई भी इन्फेक्शन जो कि हमारे पैरों से या हमारे शरीर पे लगे हुए वायरस से वहां अंदर ना एंटर कर पाए, या हम कोई भी इन्फेक्टेड वायरस पक्षी विहार से, पक्षियों के पास से अपने साथ में न लेके चले जाएं। इसलिए वहां पे सिर्फ रोकथाम के लिए उस एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है और कोई भी वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर विकास जी ने कितनी सही बात की कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और बहुत टेक्निकल भी चीजें बताई कि बीच में अफवाह उड़ रही थी कि लखनऊ चिड़ियाघर बंद हो गया। चिड़ियाघर नहीं बल्कि उत्तराखंड का जो बर्ड सेक्शन है उस पर रोक लगी। वो एक तरीके से कहा जाए बहुत अगर आसान तरीके में कि वो आइसोलेशन वार्ड की तरह है, वहां पर जो भी जाएगा पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएगा, लेकिन वो अपना उनका ऑफिशियल मैटर है। लेकिन आम लोगों के लिए बाकी लखनऊ में चिड़ियाघर खुला हुआ है और कानपुर जू को फिलहाल सील कर दिया गया है। नवाब अली अकबर जी, जब आप पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, तो कोरोना के बाद धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन अब अचानक खपत में एकदम से फिर पहले बढ़ी लेकिन फिर कमी आ गई, तो वाकई में आप लोग प्रभावित हैं। तो अब आपके पास किस तरीके से लोग आ रहे हैं और अब आप किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, इसमें तो इतने दिनों से बर्ड फ्लू आता रहता है, तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम इसका एक आप वैक्सीन लगा दीजिए। इतनी बर्ड्स को हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, रानीखेत, कोराइजा, आईबी, इतने वैक्सीन लगते हैं, तो आप अपनी इत्मीनान के लिए एक इसका भी वैक्सीन निकलवा दीजिए, और कितना खर्चा आएगा सब फार्मर्स लगाएंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा वैक्सीनेटेड बर्ड होती है, बायोसिक्योरिटी का एक एक फार्म पे इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि इसमें बर्ड फ्लू आ ही नहीं सकता। और बर्ड फ्लू का जो वायरस है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे H5N1, ये ह्यूमन में ट्रांसफरेबल नहीं है, ये इन्हीं में रहेगा। और ये पानी के पक्षी में जो साइबेरियन बर्ड बाहर से आती हैं उसमें किसी किसी में होता है। और उसके बाद भी इंडिया की इस तरह पकाने की पद्धति है, अगर किसी में है कोई पानी की बर्ड खा रहा है, बत खा रहा है कुछ, तो वो पकाने पे सारे वायरस मर जाते हैं। आप हमें दीजिए कोई इन्फेक्टेड बर्ड दीजिए, हम पका के सामने सबके खा के दिखाते, कोई उसमें असर नहीं होगा। इससे देखिए 19 में पोल्ट्री फार्म पूरी तरह टूट गए थे, 1 रुपये अंडा नुकसान उठाया सबने, फार्मर्स ने। फिर अभी इधर कोरोना में जो लॉकडाउन में सारे फार्म्स तबाह हो गए। अब थोड़ा सा ट्रैक पे आया था कि इस तरह से एकदम से, अब आज देखिए कितना ज़्यादा अंडे का रेट गिर गया, कितना ज़्यादा मुर्गे का रेट गिर गया, जो कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, तो कैसे सरवाइव करेंगे? गवर्नमेंट, कोई सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है फार्मर्स की। अब कहीं ना कहीं इस पे हो सकता है कि वो जो अमेरिका चिकन सप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसपे एक्साइज ड्यूटी, जो इंडो US ट्रेड नेगोशिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने 100% जो वो थी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 30% कर दी। तो इसको लेके हमें ये लगता है कि ये पोल्ट्री सेक्टर को बर्बाद करके बाहर से जिस तरह से जैसे, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे तर्क भी दिए जा रहे हैं जिसमें लगातार बचाव की जरूरत है। किस तरीके से बचा जा सकता है? क्या टीका इतना प्रभावी होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। खान पान में किस तरीके से अब हम सावधानी बरतें? हमारे साथ पैनल में और भी लोग जुड़ गए। जल्दी से आए हुए मेहमानों से एक बार फिर से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नवाब अली अकबर जी के साथ साथ डॉक्टर विकास जी स्टूडियो से, और साथ ही साथ डॉक्टर पूनम तिवारी जी हैं जो कि डाइटिशियन हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर पूनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर वैज्ञानिक जुड़े हैं, प्रोफेसर आशीष जी। डॉक्टर आशीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और इसके अलावा हमारे साथ कामना पांडे जी भी जुड़ेंगे और नरेंद्र मेहरोत्रा जी भी हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल हमारे साथ जुड़े जो मेहमान, डॉक्टर आशुतोष जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पूनम तिवारी जी भी जुड़ गई हैं और नरेंद्र मेहरोत्रा जी भी जुड़ गए हैं। जब डाइटिशियन के पास मैं जरा चलता हूं और डॉक्टर पूनम तिवारी जी, पूनम जी जैसा कि सर ने भी कहा कि यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि एक प्रोटीन का एक बड़ा हब कह सकते हैं कि जिस तरीके से चिकन और अंडे में होता है,
लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब इसी पर रोक लगी है, तो अब ऐसे में सवाल है कि इन परिस्थितियों में, इन हालातों में डॉक्टर पूनम जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी, खाएं या ना खाएं, और अगर खाएं तो किस मात्रा में खाएं, किस रूप में खाएं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो ये भ्रांति फैली हुई है कि हमें बिल्कुल नहीं खाना है, छोड़ देना है, ये चीज गलत है। हमें बस अपनी चेन में ये चीज को ढूंढना है कि कहीं से इन्फेक्टेड जो चिकन है या पोल्ट्री के लिए हमारे पास कोई इन्फेक्टेड सोर्स ना हो। बाकी जो आप अच्छी जगह से लेते हैं, जहां साफ सफाई के साथ हो। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। हेलो जी पूनम जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हेलो जी पूनम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पूनम जी, आप तक आवाज आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत के बारे में। केरल के बाद 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खौफ। एमपी, राजस्थान में सैकड़ों कौओं की मौत हुई है, और वहीं कानपुर में भी दर्जनों कौओं की मौत हुई है। और लगातार जिस तरीके से अब संक्रमित इलाकों में पक्षियों के मारने के आदेश दिए गए हैं और चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिए गए हैं। जू में पक्षी बाड़ों की सैर पर रोक लगी है। और इस बीच तमाम सारे मेहमान पैनल हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन हम जो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो आज के जो सवाल हैं वो यही कि क्या पक्षियों से इंसानों में फैलता है, और बड़ी बात ये कि क्या बर्ड फ्लू बाहर से आए पक्षियों से फैला, और क्या अंडे और चिकन खाने से फैलता है बर्ड फ्लू, ये भी बड़ा सवाल है जो हर शख्स के जहन में है। तो लगातार हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, लगातार चूंकि आप कोरोना पर भी रिसर्च कर रहे हैं और अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, तो किस तरीके से ये कितनी घातक है? कहा जा रहा है कि कई जगह पर कि ये कोरोना से भी ज्यादा घातक है। तो आप बहुत आसान सी भाषा में, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है साफ, तो हमारे दर्शकों को बताइए। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। मुझे याद है आज से 3 हफ्ते पहले एक डिबेट में जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने बोला था कि हमें कई और पैंडेमिक्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना कोई आखिरी पैंडेमिक है नहीं, तो इतनी जल्दी यदि ये नई समस्या खड़ी हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। देखिए, जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, या इन्फ्लुएंजा ए टाइप जिसको हम बोलते हैं, ये पक्षियों से आने वाले वायरस से होता है। और एक बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, वो ये कि ये बीमारी पक्षियों से इंसानों में होती है और हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो ये जो वायरस है ये बहुत ही घातक वायरस है। इसलिए घातक वायरस है कि एक बार यदि इसने किसी इंसान के फेफड़ों में संक्रमण किया तो इसकी जो मृत्यु दर है आलोक जी, वो 60% तक है। आप समझ लीजिए कि यदि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह फैला होता तो आप समझ लीजिए तबाही किस तरह की फैला सकता। तो जब 60% की इसकी घातकता है तो हमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये वायरस अभी बहुत सारी जो पक्षियां उनमें देखा गया है, लेकिन यदि हम सतर्कता नहीं बरतेंगे, हम जो भी मीट या अंडों का सेवन है बिना पके हुए, अच्छे बिना पकाए हुए और बिना साफ सफाई से करते रहेंगे तो ये वायरस फैल जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है आलोक जी, कि ये जो वायरस है अभी तक इसका जो स्ट्रेन है वो पक्षियों को इन्फेक्ट करने के लिए ही पूरी तरह से एडाप्टेड है। लेकिन जो वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा डर है वो ये है कि कहीं ये वायरस जो है इंसानों में आकर नया स्ट्रेन ना डेवलप कर ले, क्योंकि इसने यदि ऐसा कर लिया तो आप समझ लीजिए कि जो तबाही है वो किस लेवल तक फैल सकती है। जी बिल्कुल, तबाही आगे ना फैले, रोका जाए। लगातार वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि किस तरीके से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हमारे साथ नरेंद्र बहरोत्रा जी भी हैं, पर्यावरणविद। नरेंद्र जी, आपने भी हमारे पैनल की बात सुनी। कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू जो आया ये एक बड़े प्राकृतिक बदलाव की वजह से आया है। तो ये क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से ये बर्ड फ्लू आया है, और कैसे बचा जा सकता है? आप लोग किस तरीके से जागरूक करेंगे लोगों को? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग
तेजी से बढ़ रही है। अगर पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये वर्ष पिछले कई 100 सालों से के मुकाबले में देखा जाए काफी गर्म रहा है। और ये जो मौसम का भी परिवर्तन होता है कि एकदम सर्दी एकदम गर्मी, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर, ये जो पूरा पर्यावरण पे वृक्षों के काटने से और जो नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करने के कारण होता है, वो तो एक बड़ी समस्या है और उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो देखा जाए अगर, तो जो सो कॉल्ड तथाकथित डेवलप्ड देश हैं, जो टोक्यो में जो क्योटो में जो प्रोटोकॉल तय हुआ था जापान में आज से 5 साल पहले भी, उसका अभी तक ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उन प्रयासों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उन सब के कारण ये वायरस भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। देखिए, वायरस के बारे में समझ लीजिए कि वायरसेस काफ़ी तेज़ी से अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। और ये जो वायरस है, ये अभी तो हालांकि केसेस ह्यूमंस में नहीं हुए हैं जी, लेकिन ये ह्यूमंस में होने की काफ़ी संभावना होती, जैसे अभी डॉक्टर आशुतोष ने कहा, और उसको देखना पड़ेगा। तो अपने पर्यावरण को तो बचाना ही है और सफाई की तरफ ध्यान रखना है। पर्यावरण को बचाना और साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। कुछ और भी चीजें आपके बारे में जानेंगे। और आपसे नरेंद्र जी, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कामना पांडे जी भी जुड़ गई हैं। कामना पांडे जी, आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं और तमाम इस संदर्भ में काम कर रही हैं। कामना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कामना जी, जब हम बर्ड फ्लू को लेकर के बात कर रहे हैं और पहली बार कामना जी ऐसा देखा जा रहा है कि बचने के लिए कुछ पक्षियों को मारा जा रहा है, तो क्या यही एक तरीका है? एक्चुअली ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हमने फेस करी है जी, इसके बाद शायद हम लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। अदरवाइज ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल आता है। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि हर साल जो चीज़ पलट के आती है, उस पर हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, सरकार क्या कर रही है। अगर कोई चीज़ साल दर साल रिपीट होती है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए सरकार ने कदम क्या उठाए हैं, क्या जो नियम प्रोटोकॉल हैं क्या उनका पालन हो रहा है जी। क्योंकि जैसा अभी इन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है। अगर ये इंसान को फैले, इसका डेथ रेट 60% तक हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या हम हर साल सिर्फ एक आपात रिस्पांस, इमरजेंसी रिस्पांस की तरह से इससे डील करेंगे या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे हम? जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि लाखों हजारों पक्षियों को मार दिया जा रहा है। पोल्ट्री, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि होता तो ये वाइल्ड बर्ड्स में है, लेकिन ये इंसान को वाइल्ड बर्ड से खतरा नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी जो वाइल्ड बर्ड से होती है बहुत कम होती है। तो हमें खतरा पोल्ट्री से है, क्योंकि पोल्ट्री को एक जगह पे हम क्रैम्प करके छोटी सी जगह में रख देते हैं, वहां उनमें आपस में एकदम से फैलता है, वहां से इंसान को होने का खतरा है। तो पूरी की पूरी पोल्ट्री के बैचेस कल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इसमें भी AWBI की गाइडलाइन उन्होंने इशू करी है कि इनको गैस करना है, जो कि कतई फॉलो नहीं करी जा रही है। जिंदा जलाई जा रही हैं, हजारों बर्ड्स जिंदा जला दी जा रही हैं, जिंदा दफना दी जा रही हैं, उनकी गर्दनें यूं मरोड़ के उनको मारा जा रहा है। मतलब बहुत ही विभत्स तरीके से। ये प्रोटोकॉल नहीं है। अगर साल दर साल ये आता है तो क्या सरकार ने मैंडेटरी किया है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके यहाँ गैस चेम्बर्स होने चाहिए? ऐसा अगर नहीं किया गया है तो हम ना सिर्फ वहाँ के वर्कर्स को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि हम पूरी मानव प्रजाति जो हमारे इंडिया में है, इनको सबको खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, इस खतरे से कितना बचा सकता है? नवाब अली अकबर जी, जब हम बात कर रहे हैं कि कामना मैम ने कहा कि गाइडलाइंस की कुछ बात की, तो आप तो पूरे इस तरीके से इसी सेक्टर में हैं, देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और गाइडलाइंस जो है उनको क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ, गाइडलाइन सरकार की जिम्मेदारी तो ये होती है, जैसे और रानीखेत है, कोराइजा है, IB है, इन सब की वैक्सीन है जो पोल्ट्री में यूज़ होती हैं, कई वैक्सीन लगती हैं। तो इसके लिए भी एक हर साल जब आ ही रहा है तो एक वैक्सीन और बढ़ जाएगी
तो 5 रुपए का बर्ड के बड़ी पीछे बात खर्चा ये होती है कि वैक्सीन किस चीज की आएगी, आप तो एहतियात के तौर पर किस जब तरीके कई से साल से आ ले सकते हैं पहले? हमारे देखिए हर फार्मर जो भी पोल्ट्री फार्म है उतनी टाइट बायोसिक्योरिटी होती है, गाड़ी तक धुल के अंदर जाती है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन पे दवा का छिड़काव होता है, चूना पड़ा रहता है, सारी बर्ड्स वैक्सीनेटेड होती हैं, कहीं बर्ड पोल्ट्री में नहीं आता है, यानी खासकर लेयर वाले में। और इसका बैच जो होता है ब्रॉयलर वाला का वो तो 1 महीने 1.25 महीने का बैच होता है। तो इसमें कहीं भी सारे फार्म, चाहे वो ब्रॉयलर फार्म हो चाहे पोल्ट्री फार्मर हो, सब लोग बहुत ज़्यादा बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम रखते हैं और हर बर्ड को वैक्सीनेटेड होती है। तो उस पर यूं ही नहीं कोई, आप 2 साल बर्ड रहती है, करीब 1.25-2 साल रहती है एक फार्म पे, तो कहीं नहीं है। और कई वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं H5 और जो आपका ये है N1 ये ह्यूमन में ट्रांसफरेबल नहीं है, ये साइबेरियन बर्ड है जो आती है बाहर से, उसमें पाया जाता है कहीं कहीं, और पकाने के बाद ये वायरस पकाने के बाद क्या दूर किया जा सकता है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन कामना मैम अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं जल्दी से। जी, जहां तक वैक्सीन की बात है तो अब हम सब शायद ज्यादा अवेयर हैं कि ये जो वायरस होते हैं बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। वैक्सीन इसका, मेरे कहने का पॉइंट ये था कि सरकार की जिम्मेदारी अपनी अलग है, उनको मैंडेटरी बनाना चाहिए, लेकिन जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं इनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइंस हैं कि जब आएगा ही हर साल ये, तो क्या आपने प्रोविजन किया है गैस चेम्बर्स का? आप प्रोविजन नहीं करेंगे तो इनएविटेबली इनको गलत तरीके से, इनह्यूमेन तरीके से इनको कल किया जा रहा है। हर साल अपने टेस्ट के लिए हम मारते जाते हैं इनको, और इतनी ब्रूटली मारते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग अपना विवेक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं कि चाहे आप देखें ये जो कोरोना आया है ये भी वेट मार्केट से आया है। हम अननेचुरली अनहाइजीनिक कंडीशंस में जब भी जानवरों को क्रैम्प अप करके रखेंगे वहां एक दूसरे से ये फैलेगा ही फैलेगा। एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन इसका इलाज नहीं। बिल्कुल वैक्सीन नहीं कहते, सावधानी ही बड़ा बचाव है। और डॉक्टर पूनम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरी कवायद के बीच कुछ सवाल अब ऐसे हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। जो लोग जरूरी अब जिनके लिए है प्रोटीन डाइट लेना, जिनका यही सप्लीमेंट है फूड सप्लीमेंट, तो वो लोग ये पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर पूनम जी जुड़ेंगी तब आप उनसे सवाल करिएगा, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर पका करके चीजें खाई जा सकती हैं क्या? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वेल कुक्ड अगर मीट है या पोल्ट्री है या अंडा भी है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, किंतु सबसे पहले आपको ये इंश्योर कराना है कि ये जो पूरी फूड चेन है इसमें कहीं गलती से इन्फेक्टेड बर्ड या इन्फेक्टेड मीट का तो हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। जहां से हम ले रहे हैं क्या वो सेंटर या जहां से आप खरीदने जाते हैं वो पूरी तरह से हाइजीन और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे जो जानवरों को हैंडल किया जा रहा है या लिया जा रहा है, प्रोक्योर किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी चेक के बाद नहीं लिया जा रहा। एक तो सबसे पहली चीज ये है। तो एग और पोल्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वेल कुक्ड हो, और लाने के बाद भी अगर आप इसे 15-20 मिनट ल्यूकवार्म वाटर में वॉश कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और उसे अच्छे से पकाते हैं तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। फिर भी लोगों में अपनी भ्रांतियां होती हैं, अपने डर होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रोटीन 2 सोर्सेस से आता है, एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन को हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है, जैसे अंडे का सफेद भाग हो, चिकन हो, मछली हो, किंतु इसका कहीं ये अर्थ नहीं है कि प्लांट प्रोटीन हमारे लिए इंफीरियर क्वालिटी है। उसको हम अच्छा बना सकते हैं, जैसे चिकपी है, दालें हैं, अगर उनको हम सीरियल पल्स के कॉम्बिनेशन में, जैसे हमारे देश में परंपरा भी रही है, सत्तू का पराठा हो, इडली हो, ढोकला हो, या दाल चावल ही क्यों ना हो, या खिचड़ी ही क्यों ना हो। आजकल आप जानते हैं हमारे देश का दाल चावल एक प्रसिद्धि ले चुका है क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी प्रोटीन की जरूरतें पूरी करनी है तो आप शाकाहारी या प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी सलाह है। डॉक्टर पूनम जी ने बताया कि जो सिर्फ मांसाहारी
किस चीजों का सेवन करते हैं, उनके लिए शाकाहारी में भी कितने सारे विकल्प हैं, डॉक्टर पूनम जी ने भी बताया। डॉक्टर विकास जी, जब हम कुछ अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पर आए, जैसे कि संक्रमित पक्षी जब अपने लार, श्लेष्म और मल में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बहाते हैं तभी ये फैलता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए आलोक जी, हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो हो रहा है बर्ड फ्लू का, लेकिन पहली चीज ये समझें आप, ये जितने भी पानी के पक्षी हैं ये वायरस उसमें नेचुरल फॉर्म में हमेशा पड़ा रहता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड बर्ड, जिसकी हम डेफिनेशन अगर क्लियर करें, अगर ये जो पक्षी हैं जो पानी में रहते हैं, जब ये किसी पोल्ट्री के, मुर्गी के या अंडे के, ये जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तभी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और वो तब है जब उस पक्षी की इम्यूनिटी कम होगी। यानी कि अगर कोई पक्षी है जो कि जलीय है, जो जल में रहता है, उससे वो किसी पोल्ट्री में अगर गया तो ऐसा नहीं है कि उसका इन्फेक्शन तुरंत उसको हो जाएगा। इससे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो पोल्ट्री का पूरा लॉट चला जाएगा। हाँ, क्योंकि एक डाउटफुल मैटर होता है कि उस पोल्ट्री में इस चिड़िया को हुआ है और ये सारी पोल्ट्री जो होती हैं एक साथ दाना और पानी चुगती हैं, इस वजह से इस पूरे, जैसे कामना मैम ने कहा कि गैस चैम्बर होना चाहिए। हमारा भारत का जो किसान है बहुत ही लिमिटेड सोर्स से पोल्ट्री के बिजनेस को शुरू करता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर आपके एरिया में कहीं पे भी पोल्ट्री में ये केस रिपोर्ट होता है तो उसके आसपास के दायरों को, उसके आसपास के रेडियस को आप सर्विलांस पर रखें। जैसे कि हमने अपने अपने सभी जनपदों में क्लियर कर रखा है कि पोल्ट्री में जहां कहीं पे भी आपको कोई भी संक्रमित पक्षी की या मौत की खबर हो तो आप सरकार को सूचित करें, वहां के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। अच्छा डॉक्टर विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्लेमैन के तौर पर मेरा सवाल है कि किसी को पता चला है कि यहाँ पर पक्षी मरा इस इलाके में, तो सबसे पहले कहाँ जाए, किसको सूचित करे, किस नंबर पे करे? बिल्कुल, हाँ। देखिए सबसे चीज होती है अवेयरनेस। अगर हमारे किसान भाइयों को ये पता चलता है कि इस पक्षी की मौत अप्राकृतिक रूप से हुई है तो अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें, वो वहां के जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे। और इस टाइम क्योंकि गवर्नमेंट ने सब जगह ये अलर्ट कर रखा है कि आपके क्षेत्र में जो भी पोल्ट्री का व्यापार करते हैं उन सबका डेटा ले लें आप, और सभी पशु चिकित्सालयों पे उसका डेटा अवेलेबल है। लखनऊ चिड़ियाघर हो या पशुपालन विभाग हो, सभी जगह पक्षियों पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आती है बात आपके सवाल की कि इससे कैसे बचें। सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से ये वायरस फैल सकता है। इसको जूनोटिक इंपॉर्टेंस बोलते हैं। ये पशुओं से या पक्षियों से मनुष्यों में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये तो वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन जहां तक की स्टडी और सर्विलांस है ये बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिट होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। आप अनकुक्ड मीट अगर खाते हैं, सेवन करते हैं, जिसको कि 100 डिग्री पे नहीं, एटलीस्ट 165 डिग्री पे अगर आप उबालेंगे ये वायरस खत्म हो जाएगा। पोच एग, जिसको आपको आधा पका अंडा या हाफ फ्राई अंडा कहा जाता है, इसका सेवन ना किया जाए, कभी ना किया जाए, हमेशा सही रहता है। बर्ड फ्लू के अलावा भी अंडे में सैल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है, तो अगर आप उबाल के उसको खाएंगे तो सैल्मोनेला का भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बर्ड फ्लू का भी नहीं होगा। यानी कि ये सब छोटे छोटे से उपाय जो है डॉक्टर ने हमारे किसान भाई अगर बचना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पे खड़े हैं, उनको अगर बचना है तो उसके 2 या 3 तरीके हैं। आप पहली चीज तो जिस पक्षी में आपको लग रहा हो उसको पहचानना सीखें कि उसको बर्ड फ्लू है कि नहीं। उसके आंख से पानी आएगा बहुत सारा, उसकी जो कलगी होगी वो नीले रंग की हो जाएगी, ठीक है, और उसका जो ये पर होता है, पंख होता है, ये एकदम मूर्छित हो जाएगा, डलनेस आ जाएगी। और अगर वो मुर्गी अंडे देने वाली है तो उसका अंडा एज कंपेयर टू पुराने दिनों के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से लक्षण हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, लगातार आपने हमारे पैनल की बात सुनी। अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है आपसे कि आमतौर पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एज बिंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर आशुतोष जी, कि पहले कह रहे थे जो पहले जो बर्ड फ्लू था वो H5N1 कहा जा रहा था, लेकिन अब का जो है ये और भी ज्यादा खतरनाक है, H5N8 कहा जा रहा है। तो ये किस तरीके से ज्यादा घातक लग रहा है? आलोक जी, जैसे कि हमें काफी अवेयरनेस हो गई है ये जीवाणुओं के बारे में, तो ये जो वायरस है ये जब भी आएगा नए नए स्ट्रेन इनके डेवलप होते रहते हैं, उसकी संक्रामकता बढ़ती रहती है, वो वातानुकूलित होने के लिए अपने आप को ढालते रहते हैं, तो इसीलिए एक स्ट्रेन को नया नाम दे दिया गया है, और कोई बात नहीं है। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार इसमें डाउट को कहीं ना कहीं रख दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी इंसानों में हो चुकी है
1997 में चाइना में 280 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, और वहीं से इसका मृत्यु दर घोषित किया गया था जो कि 60% है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीमारी इंसानों में हो चुकी है ना। और इस बीमारी का जो है वैक्सीन है नहीं, और एक छोटे स्केल की वैक्सीन WHO ने घोषित की थी 2016 में, लेकिन उसका कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये बीमारी डॉक्टर आशुतोष जी, नवाब अली जी का भी एक सवाल है, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नवाब अली जी, डॉक्टर आशुतोष जी से आप सवाल कह रहे हैं। जो आप चाइना का बता रहे हैं, वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, अनकुक्ड खाते हैं या हाफ कुक्ड खाते हैं, इसलिए वहां प्रॉब्लम आई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, प्रॉब्लम वहां आई है, लेकिन खाने और ना खाने की तो बात देखिए, ऐसा है कि संपर्क में आने से भी आ सकती है, क्योंकि यदि आप खा रहे हैं तो चलिए छोड़िए, हमने भी जैसे चाइना में कच्चा खाते हैं, हमारे यहाँ पका के खाते हैं। ये जो वायरस है 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर के टेम्परेचर में ये मर जाता है। मतलब कि इंडिया में जैसे भी ऑमलेट यदि बना दिया तो उसका टेम्परेचर 70% से ज्यादा हो जाता है। यदि हमने करी बनाई, यदि हमने चिकन को बॉईल कर दिया तो उसमें मर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाते जाएं और जितनी भी हाइजीनिक कंडीशन है उनको हम इग्नोर करें, क्योंकि जो लोग इस चिकन के संपर्क में आ रहे हैं, जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं, जो ये छोटा फुटकर विक्रेता जो ये मुर्गा पोल्ट्री फार्म से खरीद कर लेकर आ रहा है, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रख रहा है, ये सारी चेन को रोकना और तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि केवल खाने पे भी हम फोकस करेंगे, केवल हम उबाल के खा लेंगे तो ये फैलेगा नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। जी बिल्कुल, आपने इस चीज में जी मैम, पूनम मैम आप कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात रखें। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी सर ने बताया, हमारे देश में भी कई जिम में कई लोगों को सिखाया जाता है कि आप कच्चे अंडे दूध में डाल के ऐसे ही खा लीजिए, आपको ताकत मिलेगी, कच्चे अंडों को पकाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से अंडों का सेवन ना किया जाए। या हम अपने कई मरीजों को, जो नाक की नली से कैंसर के पुराने मरीज होते हैं, जिनको मुंह का कैंसर है, आपकी एसोफेगस का कैंसर है, उनको भी जब हम अंडे बताते हैं तो वो बेचारे पका के नहीं डाल सकते। तो उनको भी ध्यान रखना है कि हम कच्चे अंडों का सेवन ना करें, और ये कोई ताकत नहीं देते हैं कच्चे अंडे को सिर्फ दूध में घोल के लेने से। जी चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। जो लोग डाइटिशियन को फॉलो करते हैं, डाइट को जो कंप्लीट फूड सप्लीमेंट चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा एक उपाय था। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नरेंद्र जी, अब मेरा सवाल आपसे, जब इस पूरी कवायद के बीच जब हम बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने की बात करते हैं, स्वस्थ पर्यावरण की बात करते हैं, तो अब कैसी हो आगे की हमारी रणनीति इन परिस्थितियों में, इन हालातों में? देखिए, जहां एक तरफ तो ग्रॉस एनवायरनमेंट या हैबिटेट की बात है, वहां कैसे मेंटेन किया जाए, पर दूसरी तरफ चाहे गांव हो चाहे हमारे शहर हो, जो हमारा कचरा प्रबंधन का सिस्टम है, अभी भी उसकी क्वालिटी बहुत सीवियरली डैमेज रहती है। और जैसे अभी चर्चा में आया, ये जो वायरस है ये पानी से ये भी स्प्रेड होता है। जो वो पक्षी जो पानी में रहते हैं उनसे ज़्यादा टच में आता है, जैसे कौओं वगैरह से भी आता है। वो कहीं पानी पी के आते हैं, वो कैरी करते हैं, और जहाँ पोल्ट्री है उसमें जाते अगर हैं तो उससे ट्रांसमिट होता है, या और पक्षियों से, डक से वगैरह से भी होता है। तो जहाँ लोग लाते हैं जैसे घरों में, या पोल्ट्री जो छोटी छोटी चेन होती है सप्लाई चेन में जाता है, तो वहाँ भी पानी रहता है। तो अगर सफाई मेंटेन कर ली जाए और एरियाज को डिसइंफेक्टेड करके रखा जाए, वहां पर सैनिटाइजर का स्प्रे रेगुलरली होता रहे, तब इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम जहां गंदगियों के ढेर हैं, जहां पानी जमा हो रहा है, वही पक्षी भी हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स या जो घर में थोड़ी थोड़ी बर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये भी पाया जा रहा है ना कि कौवे कहीं मरे हुए मिल रहे हैं इसके अननेचुरल कंडीशन में, और उनमें ये आइडेंटिफाई भी किया गया है। तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसे कोरोना वायरस के केस में सिचुएशन थी, वैसे ही और भी कोई अगर वायरस है, इंक्लूडिंग बर्ड फ्लू वायरस, अगर ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी है, जैसे एनिमल इम्यूनिटी की बात की गई थी कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी भी अगर अच्छी है, तो जो आयुर्वेद की या जो आयुष की काढ़े या इस तरह की दवाइयों का सेवन किया जा रहा था, जिससे कोरोना के कंट्रोल में ये काफ़ी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, उनसे काफ़ी फर्क पड़ा है, काफ़ी फायदा हुआ है। तो अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ह्यूमंस में भी इसका प्रोटेक्शन की पॉसिबिलिटी
अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सुझाव था। नवाब अली जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे जी। नहीं, अभी कह रहे थे आप हम सारे फार्म डिसइंफेक्टेड किए जाते हैं, बायोसिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान हर पोल्ट्री में रखा जाता है। यहाँ तक कि जो गाड़ी अंडा लादने आती है उसको भी पहले धुलवाया जाता है कि वहाँ कहीं का बाहर का वायरस ना आए। और कौवों की जो बात रही, तो ये जो कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं उसके कीड़े वो खाते हैं कौवे, उससे मौत हुई है। और ये कोल्ड स्ट्रोक से मौत हुई है। देखिए अभी वहाँ के बीकानेर के जो पशु विशेषज्ञ हैं बीमारी के, उन्हीं ने कहा कि साहब नहीं है इसमें, ये उससे मरे हैं, कुछ कीटनाशक से मरे हैं। कितने पेपरों में निकल रहा है जी। इस बारे में मुझे लगता है कामना जी काम कर रही हैं। कामना जी बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देंगी, जो बड़ा कंफ्यूजन है। जी कामना जी। मैं एक्चुअली बात करना चाह रही थी कि आपने पूछा कि इसके बारे में प्रिवेंटिव हमको क्या करना चाहिए। तो शायद हमारा देश में मतलब एक थोड़े होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात कर रही हूँ कि WHO को देख लें या अन्य देशों को देख लें, तो अब काफ़ी ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट करके रिसर्च करी जा रही है, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आयुष मंत्रालय ने बहुत बेबी स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स दिस रिसर्च की तरफ, पर हमको एक होलिस्टिक अप्रोच करनी होगी, कुछ सवाल उठाने होंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मेरी अपील होगी और लोगों से भी अपील होगी कि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इस पे निर्भर करती है। ये इतनी भयानक बीमारी है, 60% डेथ रेट है, ये मजाक नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मतलब मेरी सिंपैथी है क्योंकि ये लोगों के रोजगार भी इस पे निर्भर करते हैं और वो भी इंसान हैं, उसके लिए मेरी सहानुभूति है। लेकिन हमें एक होलिस्टिक अप्रोच करनी होगी कि ये आखिर ये क्यों आ रही है बार बार। जब भी प्रकृति को हम डिसबैलेंस करते हैं वहां प्रॉब्लम आती है। प्रकृति अपने आप में देखिए ये इसको बैलेंस कर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एग्जिस्ट करती है पर वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, उससे ना इंसान को खतरा होता है ना कहीं होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अननेचुरल कंडीशंस कहीं क्रिएट करते हैं, जहां हम जानवरों को एक साथ क्रैम्प करके रखते हैं। ये प्राकृतिक नहीं है। जानवर एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होने के लिए नहीं बने हैं। सेम चीज वेट मार्केट के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी गई है, आप लोगों ने भी इस पे कई प्रोग्राम्स किए होंगे कि एक जानवर और दूसरे जानवर प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे के इतने पास होने के लिए बने ही नहीं है, पर जब आप केजेस में उनको एक दूसरे के इतने पास रखते हैं तो आज एक बीमारी आई है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। बिल्कुल, और ये रूप ना आए इससे बचा जा सकता है। और प्रकृति की जिस तरीके से कामना जी ने बात की, प्रकृति भी एक हद तक छेड़छाड़ बर्दाश्त करती है, उसके बाद इसका जो विकराल रूप है वो सबके सामने है, तस्वीर किसी से शायद छुपी नहीं है। डॉक्टर विकास जी, चूंकि आप पूरे लगातार जू और आसपास का इलाका पूरा देखते हैं, सवाल ये कि अगर आपको मृत पक्षी मिल जाए, ये मैं आम लोगों के लिए भी सवाल पूछ रहा हूं, तो लोग क्या करें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई भी मृत पक्षी मिलता है तो उसको अपने हाथ से डायरेक्ट ना उठाएं, दस्ताने ग्लव्स पहने, मास्क लगा लें और उसको निकटतम पशु चिकित्सक को सूचित करें ताकि वो उसका पोस्टमार्टम करके और उसको सेंट्रल डिजीज लैब भोपाल भेजा जाए। जैसे अकबर जी ने भी बोला और कामना मैडम ने भी बोला, सबने बोला है, और डॉक्टर साहब ने भी सवाल उठाया था कौवों की मौत का। तो कौवों की मौत पे अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये ठंड से भी मर सकते हैं, ये किसी और इन्फेक्शन से भी मर सकते हैं जी। लेकिन क्योंकि बर्ड फ्लू का एक समय चल रहा है तो सबके निगाह ये है कि कौवों में भी बर्ड फ्लू फैल गया है। कौवों में ऐसा अभी कोई भी रिपोर्टेड केस, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं आई है अभी तक। हाँ, जब डिजीज डायग्नोस्टिक लैब्स जब हमारी रिपोर्ट कर देंगी तो हम उसको मान सकते हैं। कौवों की मौत का कारण भी कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा डॉक्टर विकास जी, कुछ और भी वजह हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, मेरा डिबेट का रखने का मतलब यही था कि आज मैंने इसलिए खास एक हेल्दी पैनल बुलाया ताकि लोग पैनिक ना हो, लोगों में सही तरीके से जानकारी हो। तो और क्या वजह हो सकती है जिस तरीके से विकास जी आपने कहा? बचाव के ह्यूमन आदमी को इसलिए बचना है क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी है, इसलिए बचने के उपाय ये हैं कि आप ओपन एयर मार्केट में ना जाएं, जहां पे खुले में मांस पक्षी और इसका मांस का व्यापार हो रहा है, आप वहां ना जाएं। किसान भाई अगर वहां पे अपने पक्षियों के पास रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो PPE किट, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बोला जाता है, PPE किट बोला जाता है,
इसको पहन के ही मुर्गी बाड़े में प्रवेश करें ताकि उनकी जान की सुरक्षा रहे। जितना हो सके इन्फेक्टेड बर्ड अगर आपको दिख रही है तो उसके नजदीक ना जाएं, और अगर आपके पोल्ट्री स्लॉट में आपको दिख भी रहा है कोई पोल्ट्री बर्ड इन्फेक्टेड है तो उसको दूसरे पक्षियों से अलग कर लें। अनकुक्ड मीट बिल्कुल सेवन ना करें। ये बर्ड फ्लू के लिए नहीं, ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है कि बर्ड फ्लू से तो आपको बचाएगा, आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा। हाफ बॉयल या सेमी बॉयल या इस टाइप का जो भी अनकुक्ड मीट है उसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है वो चिकन सुबह कटा है कि शाम को कटा है और आपके पास वो कब आ रहा है। वो फ्रोजन मीट भी हो सकता है, वो किसी टाइप का भी मीट हो सकता है। जब उसको आप अच्छे से पका लेंगे, उसको खाएंगे, आपको इन्फेक्शन नहीं। तो डॉक्टर विकास जी ने कहा, तो ये आपके लिए काफी जो टिप्स हैं ये डाइजेस्टिव टिप्स कह सकते हैं। मैं आ रहा हूं जरा कामना जी के पास, लेकिन मैं जरा डॉक्टर पूनम जी के पास आ जाऊं। पूनम जी, अब सवाल ये है कि जीभ पर कंट्रोल करें या लाइफ पे कंट्रोल करें? देखिए, मैं आप लोगों से बार बार यही बात सारी जनता से भी अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, और हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि आजकल इतना अडल्ट्रेशन है, इतना ज्यादा कंटामिनेशन है, क्रॉस कंटामिनेशंस है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल किचन्स में आप देख लीजिए, तो कोशिश करके जितना हो होममेड फूड की तरफ आप जाएं। आप खुद सिक्योर हो, आप खुद इंश्योर हो कि हाँ आपने इसको प्रॉपरली ल्यूकवार्म वाटर से धोया है, अच्छे से इसको पूरा हाइजीनिकली क्लीन किया है, और उसको बहुत अच्छे से पकाकर आप खा सकते हैं। फिर भी हम हमेशा एज अ डाइटिशियन सलाह देते हैं कि किसी भी चीज की अति खराब होती है तो चिकन आप जरूर खाएं, बट ध्यान रखें कि चिकन बटर मसाला या इस तरह की चीज जिसमें वसा या स्पाइसेस इनका उपयोग ज्यादा हो रहा है उन्हें कम करें, और कोशिश करके लिमिटेड अमाउंट में जितनी बॉडी को जरूरत है उसका सेवन करें। अच्छे से कुक किया हुआ, एक दिन में 2 अंडे के सफेद भाग आप आराम से बॉईल करके खा सकते हैं, उनका आप सेवन करें। अभी हफ्ते में 1 आध बार या 2 बार आप होल एग भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीजें बैलेंस्ड अमाउंट में जाए, प्रॉपरली कुक्ड हो, घर में बनी हो, और जिससे आप खुद संतुष्ट हो कि हाँ जहां से हमने इसे प्रोक्योर किया है वहां से लेके कुक करने तक की चेन में किसी भी तरह का कंटामिनेशन या किसी भी तरह से कोई अडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन नहीं है। जी नवाब अली जी अपनी बात रख रहे थे। जब पूनम मैम कह रही थी तो नवाब जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना काल के बाद चीजें प्रभावित हुई थी, ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन अब वो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा, ये एक आपके लिए राहत भरी बात हो सकती है। नवाब जी, जब कोरोना शुरू में आया तो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ कि अंडे और मीट से हो रहा है। इस तरह से हालत हुई कि लोगों ने 5 रुपए में मुर्गा बेचा, कितनों ने हमारे कितने जाने 3-3 लाख अंडे जमीन में डाल दिए, दफना दिए। तो आप ये सोचिए, उसके बाद सब डॉक्टर्स ने, सारे विशेषज्ञों ने, यहाँ तो WHO ने कि अंडा खाइए और चिकन खाइए, इससे बूस्ट होगी इम्यूनिटी। इतना हुआ सबने, आया है, आप फिर से देखिएगा। और इस तरह से आप समझ लिए पोल्ट्री फार्मर तो बर्बाद हो गए, और अभी भी वही पोजीशन आ रही है, फिर बर्बादी। अभी तो संभल ही रहे थे लड़खड़ाते हुए। नहीं, आप उस चीज को बर्बादी क्यों कह रहे हैं? आप एक सावधानी के तौर पर सावधानी, कोई देखिए, हम इसी पे कह रहे हैं, कोई पोल्ट्री फार्म आप विजिट कर लीजिए, आपको अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा बिना आप पे आपको डिसइंफेक्ट। सर, आप तो बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं, जहां पर फुटकर में मिलता है वहां पर क्या ये सब साधन है? वो भी तो फार्म पर से ही आते हैं ना, वो तो वहीं से आते हैं। टेम्परेचर में कब लाया हुआ है, ये सब चीजें बहुत सारी निर्भर करती है ना। एक दिन आता है, दूसरे दिन सब कट के बिक जाता है। आप देखिए, अंडे पे कोई वो नहीं है। और जो बर्ड अभी मैम कह रही थी कि केजेस में बर्ड ज्यादा सेफ हैं बनिस्बत ओपन, जो भी रिसर्चेज हुई हैं, तो उसमें जो ओपन बर्ड हैं वो भी आपस में मिलती हैं, लड़ती हैं, तो वो भी वो। कामना मैम का कुछ और कहना था जी, अपनी बात रखिए जहाँ पर। हम आपको, आप हमें वो दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो लगे हैं उसमें जो बैटरी केजेस, नहीं बैटरी केजेस अलग है। देखिए, बैटरी केजेस का अलग है, और ये जो आपने अभी कहा कि केजेस में वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा देखिए, ज्यादा अच्छी तरह से रह रही है बर्ड,
और बर्ड्स जहाँ एक साथ ज्यादा डिस्टेंस उनका कम होता है वो ज्यादा डेंजरस है। वो तो ये आप प्लीज जजमेंट तो पढ़िए ना। वहां पर प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर रिसर्च, कौन एक्सपर्ट ने देखिए राय दी है, वो अपने हिसाब से जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट यूं ही तो नहीं दिया होगा ना। साइंटिस्ट ने कहा है कि पोल्ट्री उसमें केज में जो कैलिफोर्निया केज है उसमें बर्ड ज्यादा सेफ है और ज्यादा अच्छी हेल्दी रहती है। आपके केजेस में कितने साइज का केज होता है और उसमें कितनी बर्ड्स रहती हैं? आप प्लीज मुझे बताएं, दर्शकों को बताएं जरा। 4 बर्ड रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? 4 बर्ड एक केज में रहती कितने बड़े केज में होनी चाहिए? तो उसके लिए सफिशिएंट है, उसी नाप से केजेस बनते हैं। नहीं बनते हैं। नहीं, बिल्कुल मिलाकर के जो गाइडलाइन ये बहस का मौजू नहीं है। अपनी बात रखना चाह रहे हैं जल्दी से पूनम मैम जी। तो मैं आपसे अली जी बस यही दरखास्त करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम तो सारी चीजें अच्छी प्रमोट करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे चिकन हो, चाहे अंडा हो, चाहे मीट हो, किंतु जब मार्केट में आप लोग उसे कमर्शियलाइज करने के चक्कर में उसको कंटामिनेट करते हैं या उसमें किसी तरह का संक्रमण या उसको हम खराब करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जब एक आप आम चौराहे पे देखते हैं पोल्ट्री की जिस तरह से बिकती है, क्या वहां कोई स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं जिससे मैं कह सकूं? बिल्कुल वही मेरा सवाल था कि वो मानक क्या फॉलो होते हैं। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है, समय बहुत कम है। मैं नरेंद्र मेहरोत्रा जी, कुल मिलाकर के अब जब चीजें सामने आ रही हैं कि चिड़ियाघर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने एहतियातन अपने घरों से बच्चों को निकालने पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि कहा जा रहा है कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू। क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? देखिए मेरी तो एक राय यह है कि आसपास की सफाई मेंटेन रखिए और अगर कोई आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर के काढ़े जो अवेलेबल हैं उनका सेवन करते रहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, अगर आपके बर्ड्स या जो भी जहां से आप खरीद रहे हैं या जो मार्केट है वहां पर सफाई मेंटेन की जा रही है। जो पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, पोल्ट्रीज भी अलग अलग साइज की पोल्ट्रीज होती हैं और कितने % पोल्ट्रीज कितना मेंटेन करती हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। बड़ी स्टैंडर्ड की पोल्ट्रीज पूरा मेंटेन करती है, लेकिन वहां भी हर्ड में जब इन्फेक्शन होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक मुद्दा जो कामना जी का वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पोल्ट्री को साफ रखना, वहां डिसइंफेक्टेंट इंश्योर करना, और जब वो मार्केट में आती है, जब वो रिटेल काउंटर से जहां से सामान्य आदमी खरीदता है वहां पर वो कितना मेंटेन हो रहा है वो देखने की जरूरत है। और जहां आसपास में जो वाइल्ड भी घूमती हैं या जो एक नेचुरल छोटे छोटे ग्रुप्स में जहां ये पालते हैं वहां भी सफाई रखने की जरूरत है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि ये काफी घातक वायरस है। 50 से 60% तक घातक वायरस है, इसलिए सजगता ज्यादा बरतने की जरूरत है। डॉक्टर आशुतोष जी, आपसे भी मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर कहा जा रहा है भारत में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन अमूमन मैं कई जगह पढ़ रहा था कि एंटीवायरल दवा कोई ओसेल्टामिविर करके है, ये बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीज को राहत दी जा सकती है। तो क्या ऐसा है, कुछ बचा जा सकता है क्या? ये कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। हाँ, ये कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, कोई ट्रायल्स नहीं हुए हैं जी। एंटीवायरल ड्रग्स यूज की जाती है जैसे कोरोना में भी की गई थी। जी जी आशुतोष जी अपनी बात रखें। जी आरोजन आलोक जी, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स तो हेलो जी आशुतोष जी अपनी बात रखें आप। जी, इसकी देखिए, इसकी कोई वैक्सीन है नहीं। एक वैक्सीन है जिसका कभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ नहीं। अब यदि इसके केस बढ़ेंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा। एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं उसके अलावा इसका कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसकी घातकता इतनी ज्यादा है कि एंटीवायरल ड्रग्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेन है, सबसे जो विज्ञान के लिए जो सबसे बड़ा संकट है कि ये जो स्ट्रेन है अभी पक्षियों में अपनी घातकता और संक्रमण फैलाता है, लेकिन इंसानों में कहीं ये नया स्ट्रेन डेवलप ना कर दे। यदि ये स्ट्रेन डेवलप कर देगा तो इसके जो परिणाम है बहुत ही भयावह हो सकते हैं। इंसानों में ना करे ये स्ट्रेन डेवलप। डॉक्टर विकास जी, फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, तो किस तरीके से हमें एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतनी, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डॉक्टर विकास जी, यदि बर्ड फ्लू संक्रमण का सही उपचार नहीं होता है तो मनुष्य के विभिन्न अंगों पर इस वायरस का प्रभाव घातक रूप से पड़ सकता है और उसकी मौत भी हो सकती, वो स्थिति ना आए। जी देखिए, अगर आप मास्क का प्रयोग कर भी रहे हैं तो जैसे हम इस टाइम कोरोना काल में अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं, आप सिंपल अगर इन्फेक्टेड मास्क को छू भी लेते हैं, सिर्फ अपने हाथ को नित्य प्रतिदिन साफ कर रखें, सैनिटाइजेशन रखें,
जो इन्फेक्टेड बर्ड हो उसके क्लोज कांटेक्ट में ना आए, और ओपन एयर मार्केट जहां पे खुले में मांस बिक रहा है वहां से इस टाइम थोड़ा सा बचने की एहतियातन जरूरत है। जी कामना मैम, आप कुछ अपनी बात रखना चाहें जल्दी से? जी आपके दर्शकों के लिए एक तो कि जैसे आपने पूछा कि अगर आपको एक मृत पक्षी दिखता है तो क्या करना चाहिए, प्लीज उसके आसपास घेरा बनाकर उसे छुए ना। पहली चीज, अगर आपको नंबर नहीं मालूम है, चूंकि हाई अलर्ट ऑलरेडी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घोषित है, आप डीएम का नंबर गूगल कर सकते हैं, वहां से आपको रेलेवेंट नंबर दे दिया जाएगा। आप इवन 112 पे भी इत्तला कर सकते हैं, वो भी आपको रेलेवेंट नंबर दे देंगे। साथ ही जो आपके लोकल जो चिकन प्रोवाइडर्स होते हैं, ये अक्सर आपको ये खुद डिनाइल में होते हैं, इनको अभाव होता है जानकारी का, तो आप प्रॉपर जानकारी इनकी बजाय जो सरकारी वेबसाइट्स हैं या जो आपके जैसे न्यूज चैनल्स हैं, जानकारी यहां से लें। तो बिल्कुल आज जो हमारे पैनल ने छोटी छोटी चीजें बताई उनको वाकई में हम फॉलो कर सकते हैं, आप साथ कर सकते हैं, तो बहुत हद तक एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास जी आपका भी, कामना जी आपका भी, नवाब अली अकबर जी आपका भी, डॉक्टर पूनम तिवारी जी आपका भी, और साथ ही साथ नरेंद्र मेहरोत्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि बर्ड फ्लू भी कोरोना की ही भांति तीव्र संक्रामक बीमारी है और इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं, ये वायरस भी मुंह, नाक, आंख के जरिए ही शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए कोरोना काल में पहली से अपनाई जा रही जो सावधानियां हैं, अपनाना बेहद जरूरी है। नमस्कार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आगरा में देर रात थाना ताजगंज के नगला मेवाती में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती के इनकार करने पर उसके घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। बुरी तरीके से घायल युवती की चीख पुकार सुनकर परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों से गिरता देख आरोपी युवक बचने के लिए घर की तरफ छत पर बढ़ गया और पथराव करने लगा। लोगों ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वो घर की दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे सिर और पैर में चोट लगने से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक और घायल युवती को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अंबेडकर नगर के राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में प्रधानी चुनाव को लेकर 4 जनवरी को दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर प्रधान पति अनिल मिश्रा और उसके भाई सुरेंद्र मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से मृतकों के परिजनों में आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने अन्न जल त्याग दिया। फिरोजाबाद में करीब आधा दर्जन विशेष समुदाय के दबंगों द्वारा महिला और उसकी बच्चियों की बेल्टों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो थाना रसूलपुर क्षेत्र के नगला बरी चौराहे का है, जहां दिन दहाड़े करीब आधा दर्जन विशेष समुदाय के दबंगों द्वारा महिला और उसकी बच्चियों को बेल्टों से पीटा जा रहा है। दबंगों द्वारा महिला की पिटाई के अलावा दुकान के सामान को भी फेंका गया और तोड़फोड़ भी की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर इलाके में 14 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के बाद लोगों ने लाश को सड़क पर रख दिया और जाम लगा दिया। आरोप है कि बच्ची की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने 2 भाइयों और भाभियों के साथ मिर्जापुर इलाके में रहती थी। बच्ची की लाश घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोविड काल में हो रहे मेले की सुरक्षा और सेहत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं मेला क्षेत्र 5 सेक्टर में विभाजित है, जिसकी निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इस बार के माघ मेले में 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। रायबरेली में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर
कारों के अड्डे स्थित गुलाब रोड पर हुई हत्या मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सदर कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए राहत की सांस ली। बता दें कि 7 जनवरी को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के परिजनों ने 6 लोगों को नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं किला बाजार चौकी इंचार्ज नारायण कुशवाहा की भी भूमिका की जांच की जा रही है। उन पर पब्लिक को भड़काने का आरोप है, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।